जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपके चैप्टर 15 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपना नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं ये साथ मेंशन कर देता हूँ कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। बड़ा मज़े का टॉपिक है और है भी सिंपल सा। मीन्स अगर आपको इंडक्शन क्लियर है तो म्यूचुअल इंडक्शन भी क्लियर है। पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़। म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स ये दो वर्ड से है, म्यूचुअल और इंडक्शन। और म्यूचुअल वर्ड का हमें मतलब पता है कि म्यूचुअल मीन्स हम आहंगी होना या दो चीज़ों का मिलके कोई काम करना, दो चीज़ों का आपस में हम आहंग होना। म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स दो कॉइल्स की मदद से, दो कॉइल्स के अंदर इंडक्शन हम करवा के या एक कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के से हम दूसरी कॉइल के अंदर इंडक्शन पैदा करवा सकें। इंडक्शन मीन्स उसके अंदर करंट गुजार सके या उसके अंदर करंट प्रोड्यूस करा सके। सबसे पहले आपने इसकी हेडिंग दे लेनी है। अच्छा, इसके नाम से आपने जैसे ये याद रखना है कि ये इंडक्शन की वो टाइप है जिसमें जो आपने करंट है वो एक कॉइल को देनी है और जो इंडक्शन होनी है वो दूसरी कॉइल के अंदर आपने करनी है। वो किस तरह होगी वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बस याद ये रखना है कि करंट आपने एक कॉइल में देनी है और लाइक सिंपल वर्ड में कह लें इनपुट करंट आपने एक साइड पे देनी है और आउटपुट करंट आपको दूसरी कॉइल से मिलनी है। ये बेसिक फिनोमेना है ट्रांसफार्मर का। अगर ट्रांसफार्मर आप लोग इमेजिन करें, अगर उसकी एक साइड पे हम सप्लाई देते हैं, ये जो घरों ये गली के बाहर लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, उनमें देखें एक तरफ से सप्लाई आ रही होती है और दूसरी तरफ से आउटपुट आ रही होती है। अब होता क्या कि हम सप्लाई देते हैं एक कॉइल को, उस कॉइल से का फील्ड बनता है और वो फील्ड दूसरी कॉइल को के अंदर करंट इंड्यूस करवा देता है। इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर इस रूल पे काम करता है, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल या म्यूचुअल इंडक्शन रूल। अच्छा, इसकी डेफिनेशन पहले डेफिनेशन अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या है जी? द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट in one coil induces an EMF in another coil is called the mutual induction. Means एक करंट के अंदर, एक कॉइल के अंदर आप करंट को चेंज करके दूसरी कॉइल के अंदर आप करंट प्रोड्यूस करवा लें या ईएमएफ प्रोड्यूस करा लें, इस फिनोमेना को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, दोबारा सुन लें कि एक कॉइल के अंदर आपने करंट को चेंज कराना है। वो चेंज इन करंट मींस उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और वो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल कॉज द इंडक्शन इन अनदर कॉइल विच इज प्लेस्ड नियर बाय, जो के साथ ही हमने कहीं करीब ही रखी होती है। आगे इसकी डायग्राम है, वो बुक से आप देख लें, मैंने भी एक सेव की है, ऑलमोस्ट बुक वाली मिल गई है लकीली, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज बुक पे देख लें, वो भी अच्छी बनी हुई है। हेडिंग दे लें आप लोग एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि पहले आप लिख लें जी, हमारे पास जो डायग्राम है उसको थोड़ा सा कंसिडर टू कॉइल्स प्लेस्ड close to each other as shown in figure below. मीन्स ये नहीं भी लाइन लिखेंगे तब भी ठीक है, लिख लें तब भी ठीक है कि ये हमने एक नीचे डायग्राम बनाई है। दो कॉइल्स हैं, दो कॉइल को हमने दूसरे करीब रखा है। एक कॉइल के साथ आपने बैटरी कनेक्ट कर दी है, जिसके साथ बैटरी कनेक्ट की है ना, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइन निकली है, जो कि दूसरा जो करीब पड़ा हुआ है ना आपके पास कॉइल, उसके अंदर से गुजरी हैं
जिसकी वजह से उसके अंदर करंट इंड्यूस हो रही है या ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। ये लें जी, ये आ गई आपकी तस्वीर। अच्छा, अब ये तस्वीर को पहले समझ लें, बाकी टॉपिक खुद ही क्लियर हो जाएगा। एक तरफ आपने इस साइड पे सिर्फ बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है, कॉइल के साथ, जबकि दूसरी तरफ आपने बैटरी नहीं कनेक्ट की, दूसरी तरफ आपने गलवानोमीटर लगाया हुआ है दूसरी कॉइल के साथ, ये वाला दिस। एक कॉइल को हमने बैटरी लगाई है, एक कॉइल को हमने गलवानोमीटर लगाया, और ये साथ हमने रियोस्टेट लगा दिया। ये हमने पढ़ा था, रियोस्टेट इज यूज टू वेरी द करंट। तो ये करंट को वेरी करेगा, इसको हम वेरी करेंगे तो जो हमारे दूसरी कॉइल है उसके मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर है वो कम या ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से गलवानोमीटर में हमें करंट की रीडिंग नज़र आएगी, गलवानोमीटर की सुई मूव करेगी। अच्छा, ये वाली कॉइल ना, दिस वन, इस तरफ, इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल होते हैं, उनमें एक को हम प्राइमरी कहते हैं, एक को प्राइमरी, एक को सेकेंडरी। सिंपल वर्ड में याद रख लें, जो इनपुट वाली है ना, जिसको आपने सप्लाई दी है, वो आपकी प्राइमरी है। जहाँ से आपने आउटपुट लेनी है ना, या जहाँ पे आपने गलवानोमीटर कनेक्ट करना है, वो आपकी सेकेंडरी कॉइल है। द कॉइल containing बैटरी। अच्छा, ये बैटरी की जगह आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बैटरी सप्लाई, क्योंकि लाजमी नहीं कि आपके पास बैटरी ही सोर्स हो, वो दूसरा सोर्स भी हो सकता है, एसी सोर्स भी हो सकता है। द कॉइल कनेक्टिंग बैटरी स्विच एंड रियोस्टेट in the circuit is called the primary coil। मीन्स जिसके साथ आपने सप्लाई लगाई है, सिंपल वर्ड में ये रख लें, या जिसके अंदर आप सप्लाई दे के दूसरे से आउटपुट लेना चाहते हो, उसे प्राइमरी कॉइल कहते हैं। साथ नेक्स्ट स्टार्टिंग दे लें जी सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों MCQs में पूछ लेते हैं कि इनपुट कॉइल इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक, तो वहाँ पे लिखना है प्राइमरी, और आउटपुट कॉइल इज कॉल्ड, या सेकेंडरी कॉइल इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट कॉइल। ये हमें आउटपुट प्रोवाइड करती है। द कॉइल कंटेनिंग, अब इस तस्वीर के हिसाब से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। द कॉइल कंटेनिंग गलवानोमीटर, ये जो ऊपर हमने गलवानोमीटर लगाया ना, इज कॉल्ड द सेकेंडरी कॉइल। अच्छा, अब ये तस्वीर को दोबारा समझ लें। यहाँ पे हमने सप्लाई देनी है, इसमें करंट इंड्यूस होगा कॉइल में, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड जाके सेकेंडरी कॉइल के अंदर से गुजरेगा तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगी। अब हमने करंट वेरी करनी है, हम इस रियोस्टेट में से करंट वेरी करेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वेरी करेगा। मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगा तो जो सेकेंडरी में से नंबर ऑफ लाइन्स गुजरी हैं वो वेरी करेंगी तो आपके गलवानोमीटर की रीडिंग में जो करंट की रीडिंग आ रही है वो भी चेंज होगी। ये आपके पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आ गया। अब नेक्स्ट स्टार्टिंग दे रहे हैं, ये होगा किस तरह। दैट वन इज इंडक्शन इन सेकेंडरी। अच्छा, अब इंडक्शन इन सेकेंडरी कॉइल से क्या मुराद है जी? सेकेंडरी कॉइल में इंडक्शन होनी किस तरह, उसके लिए जी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है, इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंज्ड बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। मीन रियोस्टेट के हमने जब चेंज करनी है रेजिस्टेंस, दैट्स मीन्स करंट विल वेरी। द मैग्नेटिक flux in the primary changes, primary spelling गलत होगी, in the primary changes मीन्स जब करंट चेंज होगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका चेंज होगा। ये तो होगी प्राइमरी साइड पे कि प्राइमरी में ये चेंज हो रहा है।
अब इसका रिजल्ट क्या हमें मिलना है सेकेंडरी के अंदर, सिंस द सेकेंडरी coil is magnetically linked with primary one, मीन्स आप ये फिजिकली अटैच नहीं, हाँ ये भी याद रखना, ये पॉइंट रह गया था ये डायग्राम में देखने पर कि ये आपस में फिजिकली नहीं अटैच होने चाहिए। ट्रांसफार्मर की जो होती है ना वाइंडिंग, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बेशक ऐसे नज़र आ रहा होता है जुड़े हुए हैं, लेकिन उनके दरमियान कोई ना कोई इंसुलेटर रखा जाता है। या फिजिकली नहीं आपस में जुड़े होने चाहिए, फिजिकली ये थोड़े से फासले पे होने चाहिए, या फिजिकली ये आपस में इनके दरमियान कोई ना कोई इंसुलेटर मौजूद होना चाहिए। सो सिंस द सेकेंडरी कॉइल इज मैग्नेटिकली लिंक्ड विद प्राइमरी, thus EMF will induce in secondary, क्योंकि ये आपस में से करीब और मैग्नेटिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है ये फैराडेज लॉ में कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉइल को कट करे तब उसमें करंट पैदा होती है, या कॉइल मैग्नेटिक फील्ड को कट करे तो उसमें करंट पैदा होती है। सो आगे वो यही बात लिख देनी है जी आपने, अकॉर्डिंग टू फैराडेज law, the EMF induced in the secondary coil is, अच्छा अब आपने बताना जिस जो EMF इंड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में वो हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो जो हमने पढ़ा था फैराडेज लॉ, इंड्यूस EMF इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे आपने छोटा सा एस भी साथ लिखना है, छोटा ये एस इसलिए है कि सेकेंडरी में ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होने हैं वो किसके इक्वल होने हैं, -n और आगे ब्रैकेट के अंदर डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, सॉरी टी स्मॉल, ये आपके पास आ गए जो सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज इंड्यूस होने हैं। अब इस फार्मूले को एक्सप्लेन कर लें, वेयर एन किसको कहते हैं जी, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, और ये कौन से टर्न्स हैं जो आपके सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हैं, ठीक है बेशक साथ मेंशन कर लें। सेकेंडरी कॉइल के टर्न ज़्यादा होंगे आपका इंड्यूस EMF ज़्यादा होगा, सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स कम होंगे आपका इंड्यूस EMF कम होगा। आगे नेक्स्ट हेडिंग दे लें जी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। म्यूचुअल इंडक्टेंस, अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है कि हमने फाइंड आउट करना है कि ये किस रेट के तहत प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज या EMF इंड्यूस होगी। सो उसके लिए पहले लिख लें जी जितने नंबर ऑफ टर्न हैं उसमें से जो गुजर रहा है फ्लक्स उसका, इफ phi s is flux, sorry इसको is flux passing through one turn of coil, then the flux through होल कॉइल, मतलब एक टर्न में से अगर फाई एस गुजरा है तो होल कॉइल में से या सारी कॉइल में से जो गुजरेगा आपका फ्लक्स वो होगा इज एन एस, उसके साथ फाई
एस। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। टोटल फ्लक्स आपके पास पूरी कॉइल में से गुजर है। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बनेगी ना, वो कुछ इस तरह बनेगी कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है होल कॉइल में NS/IS, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपके पास इनपुट करंट है। ठीक है, क्योंकि यही हमने पढ़ा कि जितनी करंट हम इधर वेरी करेंगे उतना ही दूसरी तरफ आपका फ्लक्स चेंज होगा। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स आ गई थ्रू secondary is directly proportional to the current IP, जो मतलब हमारी प्राइमरी में है, इन द प्राइमरी कॉइल। मतलब जितनी हम करंट देंगे प्राइमरी कॉइल को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितना हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है दूसरी तरफ। मीन्स जितना हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल इधर से फाइंड आउट कर लें। ओके, तो इसमें इसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कंसीडर कर लें। वैसे ये अल्फा लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है NS, और ये खत्म और साथ फाई S, ये जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा। सो दैट्स मीन्स कि जितनी करंट गुजरनी है, जितनी करंट हम प्रोवाइड करेंगे प्राइमरी कॉइल को, उतना ही हमारे पास फ्लक्स पैदा होना है दूसरी तरफ, मीन्स सेकेंडरी में NS फाई S के इक्वल। अब आ जाए जी आगे, हमने फाइंड आउट करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को हम कन्वर्ट कर लेंगे इक्वालिटी में। इसको हम दोबारा लिखेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा चेंजिंग के साथ कि IP इज इक्वल टू NS फाई S, और साथ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हम लगाएंगे MIP इज इक्वल टू NS फाई S। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज M? ये M क्या है? वेयर M is proportionality constant called the mutual inductance of the coils। मीन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल को हम M से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसका जो नॉमेनक्लेचर है या इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो M यूज़ होगा। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ना NS फाई S, इसको अगर हम पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारा ये फार्मूला कुछ इस तरह बनता है। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी? चले मैं ऊपर जाकर नंबरिंग दे लेता हूँ। दिस वन इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और हमने वैल्यू इसमें पुट करनी है किस चीज़ की? NS फाई S की। तो ये हमारा कुछ इस तरह का फार्मूला बन जाएगा। सिग्मा induced EMF is equal to minus N, और चूंकि अब हम सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो ये NS, और इसको फिर ख़त्म किया और साथ फिर वही
ब्रैकेट के अंदर डेल्टा फाई और डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे जो हमने डेल्टा यूज़ करना है ना, सॉरी जो फाई यूज़ करना है ना, उसके साथ हमने एस लगाना है, क्योंकि ये सेकेंडरी टर्म्स की अब बात हो रही है। फार्मूला वही है, बस एन की जगह एन एस हो गया और फाई की जगह फाई एस हो गया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। या फिर इस इक्वेशन को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि ये जो डेल्टा का सिंबल है ना हमारे पास, इसको हम बाय निकाल लेते हैं। ये जो आपके पास है ना दिस वन, इसको मैं यहाँ दोबारा लिख लेता हूँ कि इसको हम ये एज इट इज़ दोबारा लिख सकते हैं। लेकिन चेंजिंग हमने क्या की है कि दिस वन डेल्टा जो है ना, ये इसको हम बाय ले जाएंगे और ये सारी इक्वेशन हम अंदर ले आएंगे। जस्ट डेल्टा को उठा के हमने बाय लेके जाना। क्यों लेके जा रहे हैं वो आपको अगले स्टेप्स में क्लियर हो जाएगा कि ये डेल्टा को बाय लेके जाने का क्या मतलब है। लेकिन हमें पता है कि अभी जो हमने पढ़ा है, बट वी नो बट वी नो ये जो ऊपर हमने फार्मूला लिखा है कि एन एस आई एस इज इक्वल टू एम आई पी। ये तरतीब आप उल्ट भी करके लिख सकते हैं, मैंने एम आई पी इस तरफ लिख दिया तो कोई फ़र्क नहीं है। अब एन एस आई एस की जगह हम इसकी वैल्यू एम आई पी लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसलिए हमने डेल्टा बाय निकाला था, क्योंकि अगर डेल्टा को हम अंदर रखेंगे ना तो चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन हमने जो ऊपर फार्मूला पढ़ा है कि अगर आई कांस्टेंट है तो आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, सो वो चेंज इन फ्लक्स उसको हम नहीं कह सकते। सो ये आपके पास जो इक्वेशन है ये आप कुछ इस तरह बन जाएगी, दिस वन कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन एस आई एस की जगह आ जाएगा आपके पास एम आई पी, दिस वन। ये हम पुट कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ये ऊपर हमारे पास एन एस फाई एस था, हमने पढ़ा एन एस फाई एस इज इक्वल टू एम आई पी। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एम आई पी ओवर डेल्टा टी। सो जब हमें पता है कि जो एम है ना हमारे पास इज कांस्टेंट, सो इसके साथ हम डेल्टा नहीं लगा सकते। सो जो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये आपकी इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि एम आपका बाहर आ जाएगा और डेल्टा एम की जगह पे चला जाएगा और एम बाय। ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर ऑलमोस्ट ये टॉपिक फिनिश है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई पी और डेल्टा टी। वो डेल्टा को बाहर क्यों निकाला था, क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा कि एन एस आई एस इज इक्वल टू एम आई पी। वहाँ पे चूँकि प्राइमरी की करंट कांस्टेंट है तो आपका फ्लक्स कांस्टेंट है। आप दोबारा उसके करंट को चेंज करेंगे, आपका फ्लक्स नया चेंज तो होगा लेकिन फिर वो भी कांस्टेंट होगा अनटिल आप प्राइमरी की करंट को चेंज नहीं करते। सो दैट्स वाई वहाँ से डेल्टा बाय निकाला है हमने, ताकि हमारे पास एन एस फाई एस आ जाए और एन एस फाई एस को हम एम आई पी के इक्वल कर लें। एम आई पी के जब इक्वल आ गए तो हमें पता है एम कांस्टेंट है तो एम के साथ डेल्टा नहीं लग सकता, तो एम को बाय निकाल कर डेल्टा वाली वैल्यूज को अंदर लिख ली है। सो दिस ये जो क्वेश्चन है वो हमें ये क्या बता रही है, दिस मीन्स दैट EMF induced in the secondary coil is directly proportional to the time rate of change of current in the प्राइमरी कॉइल। ठीक हो गया जी। इस क्वेश्चन का यही मतलब है ना कि EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ
प्राइमरी कॉइल, मतलब जितनी आप प्राइमरी कॉइल को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उतना आपका ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में वो चेंज होगा। वेर एम इज कांस्टेंट, वो तो पता है। और नेगेटिव साइन क्या शो करता है, वो जो हम शुरू से एक ही बात पढ़े हैं इस टॉपिक, इस चैप्टर के स्टार्ट से, द माइनस साइन इंडिकेट्स, ये शो कर लें अगर सिंपल लिखना है तो, दैट इंड्यूस्ड EMF is in such a direction that it opposes the change of current in the primary coil. ये जो हमने लेंजेस लॉ पढ़ा तकरीबन उसकी स्टेटमेंट हमने यहाँ दोबारा लिख दी है कि जब भी किसी कॉइल में करंट इंड्यूस हम कराएंगे ना, तो वो जो करंट इंड्यूस होगी वो जो सोर्स होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को, या उस सोर्स के अंदर जो करंट है उसको अपोज करेगी, या मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगी। ये एक किस्म का लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट हमने दोबारा लिख दी है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो हमारे पास है ना एम जो हमने यूज़ किया है, उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं एक दफ़ा। डेफिनेशन, अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन क्या है जी हमारे पास। पहले डेफिनेशन से पहले फार्मूला इसका क्या बनेगा, अगर हम इस ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है लाइक दिस वन, इसमें एम को एक साइड पे रखें, बाकी सारा कुछ उठा के दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, m इज इक्वल टू माइनस m इज इक्वल टू ES या इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी ओवर डेल्टा IP ओवर डेल्टा T, और वो ये जो डेल्टा T है ये ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ES इंटू डेल्टा T हो जाएगा। और अच्छा, अब इस तरफ माइनस का साइन नहीं है इस इक्वेशन में, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये नहीं हो सकता कि म्यूचुअल इंडक्टेंस आपकी नेगेटिव में चली जाए, यहाँ तो ये ज़ीरो होगी या फिर ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ होगी, क्योंकि कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को आप नेगेटिव में नहीं लेके जा सकते। मीन्स एट दिस लेवल आपने यही पढ़ना बस कि ये नेगेटिव नहीं हो सकती। म्यूचुअल इंडक्टेंस is defined as, अब जी म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर डेफिनेशन है, दोबारा डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी टू द टाइम रेट of change of current in the प्राइमरी कॉइल में, जितनी आप इधर करंट को चेंज करेंगे ना प्राइमरी साइड पे, कि डेल्टा IP ओवर डेल्टा T का मतलब यही है कि जितना आप टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट करेंगे ना वो, और उसको आप अपने सेकेंडरी EMF पे डिवाइड करके जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा ना, वो म्यूचुअल इंडक्शन का रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, ये चलें आपके टॉपिक का हिस्सा तो नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ, जो इंड्यूस्ड EMF है ना ES, ये इनपुट से ज़्यादा भी हो सकता है, इनपुट से कम भी हो सकता है, ये दोनों सूरतों में पॉसिबल है कि इंड्यूस्ड EMF आपके इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो, और ये भी पॉसिबल है कि इंड्यूस्ड EMF आपके इनपुट वोल्टेज से कम हो। अगर कम हो तो उसको हम स्टेप डाउन कहते हैं, अगर ज़्यादा हो तो उसे हम स्टेप अप कहते हैं। वो अब आप लोगों के वो टॉपिक नहीं रहा कोर्स स्मार्ट आउटलाइन में, वो ट्रांसफार्मर में ये चीज़ होती है कि स्टेप अप क्या होता है और स्टेप डाउन क्या होता है।
ओके जी, आगे अब देख लेते हैं जी ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ एम, ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। लिख लें जी म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड्स ऑन, अच्छा ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसका फार्मूला ही बता रहा है जी। नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, और ये कितने दूसरे के करीब हैं या कितने दूर हैं इस पर भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ मटेरियल कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिसके गिर्द हमने ये कॉइल्स लपेटनी है। तो हेडिंग दे लेते हैं, ओ सॉरी नंबरिंग दे लेते हैं जी लाइक दिस। पहला तो है जी नंबर ऑफ टर्न्स, ये तो मीन्स कॉमन है हर चीज़ में, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल्स। अच्छा कॉइल्स दैट मीन्स प्राइमरी के टर्न्स पे भी डिपेंड करती है, सेकेंडरी के टर्न्स पे भी डिपेंड करती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉइल्स, क्रॉस सेक्शन मीन्स कि कितना एरिया को ये दोनों कॉइल्स आपस में कट कर रही हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के कितने एरिया के सामने पड़ी हुई हैं। वो अगर कम हो गया एरिया तो ये इंडक्टेंस कम होगी, एरिया ज़्यादा होगा तो इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। एंड थर्ड वन इज क्लोजनेस टू गैदर, कि एक दूसरे के कितने करीब पड़ी हैं। फोर्थ है कि नेचर ऑफ द मटीरियल ऑफ द कॉइल ऑफ द कोर upon which two coils are wound, मीन्स ये जिस चीज़ के गिर्द लपेटी जाएंगी ना, कॉइल का एक्चुअली रूल होता है कि किसी ना किसी चीज़ के गिर्द लपेटी जाती है, या फिर किसी चीज़ के गिर्द लपेट के वो चीज़ बाहर से निकाल दें तो वो फिर दरमियान में जो मटेरियल है वो एयर बन जाता है। ठीक है, तो ये जिस चीज़ या जिस मटेरियल के गिर्द लपेटी जाएंगी ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अब आगे आ जाएं जी, इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट है जी इसके साइंटिस्ट के नाम पे, और साइंटिस्ट का नाम है जी दी SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, ये साइंटिस्ट के नाम पे। और अगर डेरिवेशन करेंगे तो ये आपका कुछ इस तरह का आएगा, VS A पर यूनिट एरिया A-1। ठीक हो गया जी, मीन्स वोल्टेज पर सेकंड ओवर एरिया, ये इसका यूनिट बनेगा। ये टॉपिक आप लोगों का यहाँ तक ही है ऑलमोस्ट। थोड़ा सा आगे एक और डेफिनेशन है हेनरी के, व्हाट इज़ हेनरी। तो हेनरी को हेडिंग दे लें या इसको डिफाइन कर लें तो वो कुछ इस तरह बनेगा। इसकी डेफिनेशन है जी द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ two coils is 1 Henry, means ये 1 Henry तब होगी if a current changing at a rate of 1 ampere per second in the primary causes an reduced EMF of 1 volt in the secondary। मीन सिंपल वर्ड में ये है कि 1 हेनरी इज इक्वल टू कि अगर आप प्राइमरी साइड पे 1 एम्पेयर करंट को चेंज करें ना
तो सेकेंडरी साइड पे आपको एक ईएमएफ 1 वोल्ट ईएमएफ मिल जाए। सिंपल वर्ड में ये डेफिनेशन है कि प्राइमरी साइड पे 1 एम्पेयर करंट चेंज की जाए और सेकेंडरी साइड पे आपको 1 वोल्ट ईएमएफ मिल जाए। दिस इज कॉल्ड या इट इज इक्वल टू 1 हेनरी। ठीक है, 35 मिनट का हो गया लेक्चर। चलें जी, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, बड़ा ज़्यादा लेंथी हो गया टॉपिक। म्यूचुअल इंडक्शन लॉन्ग क्वेश्चन है। सिंपल से पहले इसकी डेफिनेशन है कि एक कॉइल के अंदर आप करंट चेंज करें तो दूसरी कॉइल के अंदर आप ईएमएफ ले सकते हैं। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करके दूसरी जो नज़दीक पड़ी हुई कॉइल है उसके अंदर, ये नहीं कि एक कॉइल यहाँ रखी हुई और दूसरी दूसरे शहर में कहीं, ये तो नहीं हो रहा, ये एक दूसरे के करीब रखनी है। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन में ये तस्वीर बनानी है, तस्वीर ही सारा ये टॉपिक आपको क्लियर कर देगी कि दो कॉइल एक दूसरे के करीब हैं। एक कॉइल के साथ आपने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी के साथ रियोस्टेट है। रियोस्टेट की मदद से आप करंट को चेंज कर रहे हैं, करंट चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस निकल रही हैं ना, वो दूसरी कॉइल को कट कर रही हैं। हमने पढ़ा हुआ है कि जब ये लाइंस कट करती हैं तो करंट प्रोड्यूस होती है, और वो करंट डिटेक्ट करने के लिए हमने गलवानोमीटर लगाया हुआ है। ये गलवानोमीटर हमें रीडिंग बताएगा कि करंट गुजरी है कि नहीं गुजरी। जैसे ही हम प्राइमरी साइड पे ये जो जिस कॉइल को आपने बैटरी लगानी है उसको आप प्राइमरी कहेंगे, जिसके अंदर आपने गलवानोमीटर लगाना है उसको आप सेकेंडरी कहेंगे। जब आप प्राइमरी की करंट कम करेंगे तो सेकेंडरी की करंट भी कम होगी। जब आप प्राइमरी के करंट को बढ़ाएंगे तो सेकेंडरी की करंट भी बढ़ेगी। आगे इसके थोड़ी सी डेरिवेशन है कि ये इंडक्शन होती है किस तरह। फ्राडे लॉ हमने पढ़ा हुआ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, जहाँ पे एन का मतलब है नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। हमें पता है कि जो करंट हम चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से फ्लक्स चेंज हो रहा है। मीन्स आई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एस अगर एक टर्न है कॉइल के अंदर, और अगर नंबर ऑफ टर्न है तो वो आई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एस फाई एस। सो एम आई पी हम लगा लेंगे, एम हमारे पास कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सो आगे थोड़ी सी डेरिवेशन करने के बाद हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें माइनस साइन को शो करने के लिए आपने दोबारा लेंसेज लॉ लिखना है, जो हमने कल पढ़ा है कि जो भी हम करंट इंड्यूस कराते हैं किसी भी कॉइल में, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की अपोज करती है जो मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रिएट करता है। उसके बाद आपने एम को एक साइड पे, बाकी सारा फार्मूला एक साइड पे ले जाना है। क्योंकि एम कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव नहीं, या इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो इसको हम एम को क्या डिफाइंड करेंगे, ये है जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखी है वह म्यूचुअल इंडक्शन, इस वजह से थोड़ी सी डेफिनेशन में फ़र्क है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। अब ये एम डिपेंड किस किस पे करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, क्लोजनेस और नेचर ऑफ द मटीरियल पे। इसका यूनिट हमारे पास हेनरी है, और हेनरी को किस तरह डिफाइन किया जाता है कि 1 हेनरी इज इक्वल टू, क्या प्राइमरी साइड पे 1 एम्पेयर करंट को चेंज करें तो सेकेंडरी साइड पे एक ईएमएफ 1 वोल्ट ईएमएफ आपको मिल जाए। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन हुआ तो मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिएगा, या फिर यूट्यूब का जो चैनल है उसके नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि उस सब को क्वेश्चन का पता चल जाए। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आपको ये लेक्चर सही समझ आ गया होगा। बाकी नए टॉपिक के साथ कल आपको नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ सेल्फ